हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्वे का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस पार्ट में क्वेश्चंस हैं वो टैक्योमेट्री और कर्व के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 171 में पूछा है कि जब हम टैक्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो स्टाफ को वर्टिकल रखना ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं नॉर्मल स्टाफ की पोजीशन से। तो जब हम प्लेन लैंगलिंग की बात करें तो हम स्टाफ को हमेशा वर्टिकल रखते हैं, लेकिन टैक्योमेट्री में हम वर्टिकल भी रख सकते हैं, हम लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल भी रख सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से स्टाफ रख रहे हैं, ये वाली लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये वर्टिकल है। और इस तरीके से अगर हम स्टाफ रख रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बने, स्टाफ का लाइन ऑफ साइट के साथ में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बने, तो उसको बोला जाता है स्टाफ नॉर्मल। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे इसमें मिस्टेक है जो इसने आंसर दिया है, इसने आंसर दिया है यहाँ पे ऑप्शन सी कि वर्टिकली के केस में जो केयरलेस हम रख रहे हैं, हम कुछ एरर आ रही है उसमें कि वो एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रह पा रहा है, तो उसका इफेक्ट कम से कम आएगा रिजल्ट पे। हम कह सकते हैं एरर है वो कम से कम आएगी डिस्टेंसेस में। आंसर ये गिवन है, बट ये नॉर्मल स्टाफ का एडवांटेज है, वर्टिकल का नहीं है। जैसा कि मैं आपको रेफरेंस के लिए शो कर देती हूँ, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नॉर्मल जो स्टाफ रखते हैं पोजीशन नॉर्मल स्टाफ की, उसका ये एडवांटेजेस हैं कि अगर एरर है कोई डायरेक्शन में, जैसे वर्टिकल रखना था एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रखा, उसकी वजह से जो एरर आएगी, और नॉर्मल रखना था हमने वो एग्जैक्टली नॉर्मल ना होकर उससे थोड़ा सा डेविएट हो गया, उस केस में जो एरर आएगी, दोनों को कंपेयर करें तो नॉर्मल वाले केस में जो एरर आएगी वो कम होगी। द एरर कॉज इन डिस्टेंसेस and elevations are less serious in the normal than in the vertical holding। तो रेफरेंस के लिए आपको ये है। और जो यहाँ पे आंसर सी गिवन है, बट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये जो फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग है ऑप्शन बी, ये आंसर होगा। इसका भी मैं रेफरेंस आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टाफ कैन बी हेल्ड प्लम्ब इजीली, मतलब वर्टिकल हम स्टाफ को इजीली हेल्ड कर सकते हैं। तो ईज ऑफ होल्डिंग या फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग दोनों ही करेक्ट है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। और ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल वाले केस में एरर कम होती है, वर्टिकल वाले में ज्यादा होती है? तो इसका भी रीजन है, नॉर्मल हेल्डिंग के केस में एरर है वो सिर्फ अल्फा पे डिपेंड करेगी। अल्फा यहाँ पे है कि जैसे ये नॉर्मली रखना था, बट नॉर्मली से थोड़ा सा टिल्ट होके अल्फा डिग्री पे यहाँ पे टिल्ट हो गया, तो एरर सिर्फ और सिर्फ अल्फा पे डिपेंड करेगी, लाइन ऑफ साइट पे डिपेंड नहीं करेगी। बट वर्टिकल के केस में ये अल्फा पे भी डिपेंड करती है और थीटा पे भी डिपेंड करती है। तो इसके डेरिवेशंस वगैरह हैं, बट उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको अभी के लिए इतना याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। और अगर उल्टा पूछा जाता कि नॉर्मल को क्यों प्रेफर करते हैं तो ऑप्शन सी होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 172। ये क्वेश्चन है टेंजेंशियल टैक्योमेट्री का रिगार्डिंग। तो एक बार हम देखते हैं पहले क्या होता है टेंजेंशियल टैक्योमेट्री। टेंजेंशियल टैक्योमेट्री के केस में यहाँ पे स्टाफ पे वेन्स फिट की गई होती हैं, और ऊपर वाली जो वेन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल आ रहा है ये अल्फा 1 हम ये मेजर करते हैं, और नीचे वाली जो वेन यहाँ पे फिट की हुई है स्टाफ में, उसके रेस्पेक्ट में ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे अल्फा 2 ये मेजर करते हैं। और फिर हमारे पास एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और दूसरा नीचे वाला, दोनों में यहाँ पे इक्वेशन लिख के डी कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता है टेंजेंशियल टैक्योमेट्री। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ऑर्डिनरी लेवल स्टाफ है उसको किस पोजीशन में रखेंगे। तो टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, और जो फॉर्मूले वगैरह डिराइव्ड है वर्टिकल पोजीशन के लिए ही है। पिछला जो केस था जहाँ पे स्टेडिया टैक्योमेट्री हम यूज कर रहे थे, वहां पे जो फिक्स्ड एयर मेथड था वहां पे हम कर सकते थे कि स्टाफ को वर्टिकल रखें या नॉर्मल रखें, बट यहाँ पे एक ही चीज पॉसिबल है, तो यहाँ पे आंसर है वो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173। 173 में पूछा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हम टैक्योमेट्री से ऑब्टेन करते हैं उनमें कौन कौन से करेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। तो फर्स्ट है स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन हम टेप के केस में या चेन के केस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे ये कोई लैंड है, हमें ए और बी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है,
बट हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर नहीं पाते चाइनोटैप से, हमें तो इसके अलोंग अर्थ सरफेस के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, तो इसलिए हमें करेक्शन लगाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ तो हम डायरेक्टली ये वाली डिस्टेंस ही मेजर कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि ग्राउंड सरफेस इनके बीच में है वो ऐसे है या प्लेन है या नहीं है, तो स्लोप करेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड है टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन सभी हम टेप और चैन के केस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण चैन और टेप की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए वहां पे जो मेजरमेंट्स आते हैं उनमें एरर आती है, तो हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड है रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन। तो ये टैक्योमेट्री के केस में होगी एरर, तो हमें इसके लिए करेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कर्वेचर की एरर की अगर बात करें, ये अर्थ के कर्वेचर के कारण आती है। जैसे कि अर्थ सरफेस है तो लेवल लाइन जो होगी वो इस तरीके से होगी, लेकिन जब हम छोटे एरिया पे सर्वे करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेवल लाइन है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लेवल लाइन मान लिया, जबकि एक्चुअल में लेवल लाइन ये ना होके कुछ इस तरीके से है, तो इसलिए ये जो एरर आती है, एक्चुअल में तो हमें ये रीडिंग पढ़नी चाहिए थी, बट हम यहाँ की रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो ये कर्वेचर के कारण एरर है। रिफ्रैक्शन के कारण भी एरर आती है। जब रे है लाइट की, वो डिफरेंट मीडियम एयर ही है, बट एयर की हर जगह डेंसिटी और टेम्परेचर सेम नहीं होगा, यहाँ पे। तो जैसे जैसे वो मूव करेगी, डेंसिटी और टेम्परेचर में चेंज होने के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज होगी कुछ इस तरीके से। तो इसलिए अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये होनी चाहिए, अगर ये स्ट्रेट होती तो रिफ्रैक्शन के कारण इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी रिफ्रैक्शन के कारण। तो ये दोनों एरर टैक्योमेट्री के केस में भी आती है, तो यहाँ पे हमें ये करेक्शन लगाना पड़ेगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 174 में पूछा है कि अगर कहीं में स्टाफ को हमें वर्टिकल हेल्ड करना है, बट वो एग्जैक्टली वर्टिकल ना होके थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? अपहिल मतलब इस तरीके से हम साइड कर रहे हैं, और डाउनहिल मतलब हम यहाँ पे हैं और जो पॉइंट साइड कर रहे हैं वो नीचे की तरफ है। तो अपहिल वाले दो केस हैं, इनको देखते हैं हम पहले कि कौन से केस में यहाँ पे पूछा है कि स्टाफ इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज होगा। वैसे तो हम इसको मैथमेटिकली भी यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं कि डिफरेंट केस के लिए अगर ऑब्जर्वर की तरफ स्टाफ टिल्ट हो रहा है तो उस केस में कितना होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टिल्ट हो रहा है तो उस केस में कितना होगा। बट इस तरीके से आपको रिकॉल करना काफी डिफिकल्ट होगा एग्जाम में, तो हम एक सिंपल से तरीके से इसको समझते हैं। यहाँ पे जो मिडिल वाली डार्क वाली लाइन है, ये लाइन शो कर रही है वर्टिकल स्टाफ के केस को। ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अगर स्टाफ टिल्ट हो रहा है उस केस को, और ये वाली लाइन शो कर रही है जब स्टाफ है वो टिल्ट हो रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तीनों केसेस के लिए हम स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो ये रेड कलर में है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के लिए है, ब्लैक कलर में ये जो डार्क सा करके शो किया है मैंने ये वाला वर्टिकल के लिए है, और थर्ड वाला ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पे डार्क सी लाइन शो की हुई है ये है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के केस के लिए। और ये सारे के सारे केस हैं अपहिल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट है वो ऊपर की तरफ है। तो अब डायग्राम में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ऑब्जर्वर के केस में डिक्रीज हो रहा है स्टाफ इंटरसेप्ट ये लेंथ, उसके बाद वर्टिकल के केस में उससे ज्यादा है, और अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो सबसे ज्यादा है यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। तो पॉइंटिंग अपहिल वाले केस में इंक्रीज का अगर हमें इससे पूछा गया है तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 175 में यहाँ पे पूछा है कि कहीं पे हमें स्टाफ को वर्टिकल रखना है बट वो एग्जैक्टली ना होके स्लाइटली टिल्टेड है डेल्टा एंगल से, और जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा है। तो इस केस में स्टाफ की वर्टिकल ना होके टिल्टेड होने के कारण जो एरर आएगी वो कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, बड़ा सा डेरिवेशन है इसका बस, बट उतना डेप्थ में जाने का फायदा नहीं है, एट लास्ट तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला रेशियो की फॉर्म में है जहां पे ट्रू डिस्टेंस माइनस मेजर डिस्टेंस अपॉन मेजर डिस्टेंस।
इस तरीके से है ये, और ये होगा यहाँ पे cos थीटा प्लस माइनस डेल्टा cos थीटा -1। ये तब होगा जब एरर है वो पॉजिटिव है, अगर एरर नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। उस केस में ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा प्लस माइनस डेल्टा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन 177 में भी एक न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड, तो वो भी जरूर देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 176। क्वेश्चन 176 में पूछा है कि स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो नॉर्मली हेल्ड के केस में मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, उससे अगर हम मूव कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम एक डायग्राम की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं। ये एक स्टाफ नॉर्मल होल्डिंग का केस है जहां पे ए बी है वो ट्रूली नॉर्मल की पोजीशन है। अगर एग्जैक्टली नॉर्मल रहे तो स्टाफ है वो इस तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा एरर आ गई, थोड़ा सा टिल्ट हो गया गलती से, जिसने स्टाफ हेल्ड किया था अच्छे से नहीं किया और उसने स्टाफ को इस पोजीशन में हेल्ड कर लिया। इस केस में पूछा है कि कब स्टाफ इंटरसेप्ट मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो नॉर्मल के केस में देखें तो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो मिनिमम होगा। थोड़ा सा तो अगर आपको ये दिखने में भी लग सकता है कि ये डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। अगर इस तरीके से ना रख के किसी दूसरी पोजीशन में रखा जाए, जैसे कि इस दूसरी पोजीशन में रखा गया है, तो इस केस में यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट एस होगा, तो ये ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। आपको इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे कि यहाँ से आपने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। अगर परपेंडिकुलर के बजाय कोई इंक्लाइन लाइन है यहाँ पे, जैसे कि ये ए डैश और बी बी डैश दो इंक्लाइन लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, तो इनकी लेंथ है वो ऑब्वियसली यहाँ पे इस वाली लाइन जो परपेंडिकुलर वाली है इससे ज्यादा होगी। तो ये तो सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखने का। और ज्यादा अगर हम डेप्थ में जाकर समझें तो इस डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे टिल्टेड वाली पोजीशन में स्टाफ इंटरसेप्ट होगा वो A2 B2 होगा, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि स्टाफ इस तरीके से रखा हुआ है, ये जो लाइन जा रही है स्टेडिया हेयर वाली, तो स्टाफ इंटरसेप्ट A2 से B2 के बीच की डिस्टेंस होगी। अब अगर यहीं से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करें, एक नॉर्मल हो जो लाइन ऑफ साइड्स, जैसे ये वाली लाइन है A1 B1, ये लाइन हमने एक प्लॉट की जो कि लाइन ऑफ साइड के यहाँ पे परपेंडिकुलर है। लाइन ऑफ साइड के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के पैरेलल होगी AB के, जो नॉर्मल वाली पोजीशन थी स्टाफ की। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और अगर ये अल्फा है, ये बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, छोटा वैल्यू होगी अल्फा की, एरर है, तो अल्फा को अगर हम स्मॉल कंसीडर करें तो उस केस में AB है वो इक्वल हो जाएगा A1 B1 के। अब AB A1 B1 के इक्वल है, AC इक्वल होगा AC1 के। हमें कंपेयर करना है A1 C1 और A2 C1 को। इस ट्राइंगल पे देखने में हमें पता चल रहा है कि ये वाली साइड है ये सबसे बड़ी होगी, तो A1 C1 से यहाँ पे A2 C1 है वो बड़ा होगा, A2 C1 है वो ग्रेटर होगा A1 C1 से, और A1 C1 AC के इक्वल है, तो AC छोटा होगा, A2 C1 है वो बड़ा होगा। तो जैसे ही हम इसको दूर ले जा रहे हैं नॉर्मल से, उस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। मिनिमम होगा वो नॉर्मल के केस में होगा। एक इसका और भी तरीका है याद रखने का, इसकी जो एरर आती है वो हमेशा 1 माइनस cos अल्फा ही होती है। अगर अल्फा डिग्री से टिल्टेड है तो एरर है वो 1 माइनस cos अल्फा होगी। cos अल्फा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस एरर का जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ये एरर हमेशा पॉजिटिव ही होगी। एरर पॉजिटिव ही होगी मतलब टिल्टेड अगर है तो उस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट हमेशा ज्यादा होगा। तो ये 3 तरीके से आप कैसे भी याद रख सकते हो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूरा समझना जरूरी है। तो ए और बी में तो हमारा क्लियर हो गया कि बी है वो करेक्ट है। अगर सी और डी के दोनों स्टेटमेंट्स को हम देखें, सी में बोला है कि टिल्टेड अवे है तो डिक्रीज होगा, तो ये तो अभी हमने देखा। नॉर्मल से हमने अवे ले गए हम उसको अल्फा डिग्री पे, उस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज नहीं हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। डी में गिवन है कि स्टाफ को अगर टिल्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उस केस के लिए हम देख यहाँ पे A2 B2 वाली जो पोजीशन थी हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया यहाँ से नॉर्मल की तरफ
टुवर्ड्स द नॉर्मल हमने शिफ्ट किया, स्टाफ को टिल्ट किया, उस केस में यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। A2 B2 से जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे, हम कह सकते हैं जैसे जैसे अल्फा कम हो रहा है वैसे वैसे स्टाफ इंटरसेप्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। और स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे गिवन है कि इंक्रीज होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल टिल्ट करने पे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसको भी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी समझ सकते हो। जैसे जैसे हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कॉस अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एरर है वो डिक्रीज होगी। मतलब जो नॉर्मल के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट था उसके ज्यादा क्लोज जा रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल S1 है वो टिल्टेड वाली पोजीशन के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट है, S है वो नॉर्मल वाली के लिए, तो S एक्यूरेट वाला है और S1 है वो इनकरेक्ट वाला है। तो दोनों के एरर कम हो रही है, मतलब S1 डिक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे S की तरफ की वैल्यू के जैसे अचीव कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बी ही करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 177। 177 में हमें गिवन है यहाँ पे कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 10 डिग्री है लाइन ऑफ साइट का, और स्टाफ है वो वर्टिकल ना रखे हम इसको टिल्ट कर रहे हैं, बाय मिस्टेक टिल्ट कर रहे हैं इसको 1 डिग्री से। तो इस केस में हमें किस तरीके से स्टाफ को रखना चाहिए कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले? दो ऑप्शन है हमारे पास, एक हम स्टाफ को नॉर्मल हेल्ड कर सकते हैं, दूसरा वर्टिकल हेल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक तो अजम्पशन लेंगे, इसने 1 डिग्री टिल्टेड सिर्फ वर्टिकल के लिए लिखा है, बट हम सेम 1 डिग्री हमें अज्यूम करना पड़ेगा नॉर्मल के केस में, क्योंकि इसने दिया नहीं है नॉर्मल। हम अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल में भी 1 डिग्री से टिल्ट हो रहा है और वर्टिकल में भी 1 डिग्री से टिल्ट हो रहा है। और हम दोनों के लिए एरर कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए एरर मिनिमम आ रही है वही बेस्ट मेथड है स्टाफ को हेल्ड करने के लिए। तो नॉर्मल के केस में यहाँ पे एरर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एल्फा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 1 डिग्री। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.0002 आएगी। और सेकंड वाले केस के लिए अगेन कैलकुलेट करेंगे एरर इस फॉर्मूले से। तो थीटा यहाँ पे 10 डिग्री है और अल्फा है वो 1 डिग्री है, तो ये 1 माइनस कॉस 11 अपॉन कॉस 10 डिग्री आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो एरर आएगी 0.0032। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल वाले केस में एरर मिनिमम है, यहाँ पे दोनों में कम है एरर नॉर्मल वाले केस में, तो नॉर्मल हेल्ड करना इसको बेटर रहेगा। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 178 भी काफी सिंपल है, ये एक टेंजेंशियल मेथड होता है टेक्योमेट्री में, उसके रिगार्डिंग है। और यहाँ पे जस्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पे स्टाफ में वेन लगी होती है, तो दोनों वेन के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल आ रहा है वो मेजर करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे स्टाफ है जिसमें एक यहाँ पे वेन लगी हुई है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है अल्फा 1। इसी तरीके से दूसरी वेन यहाँ पे है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आ रहा है वो अल्फा 2 है। और हमें अब यहाँ पे ये डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए एम क्यू डेस को, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा 1 इक्वल होगा वर्टिकल डिस्टेंस ये वो सामने वाली परपेंडिकुलर v प्लस एस अपॉन बेस जो कि है d। या हम लिख सकते हैं इसको v प्लस एस इज इक्वल टू डी tan अल्फा 1। इसी तरीके से अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें एम बी क्यू डेस, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा 2 इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस चाहिए अब हमें जो कि v है, v अपॉन डी, जिसको हम लिख सकते हैं d tan अल्फा 2 इज इक्वल टू v। अब हम इस इक्वेशन से सेकंड वाले इक्वेशन को डिडक्ट कर देंगे, तो v प्लस एस में से v घटाएंगे तो s बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा d tan अल्फा 1 माइनस d tan अल्फा 2। हमसे फॉर्मूला पूछा गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो कि s है, तो d यहाँ पे आ जाएगा s स्टाफ इंटरसेप्ट, दोनों वेन्स के बीच की डिस्टेंस स्टाफ पे, अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। अब देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में गिवन है फॉर्मूला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक यहाँ पे आपने ध्यान रखना है
कि जो ऊपर वाला पॉइंट टॉप वाला है उसका है वो अल्फा या थीटा जो भी है वो ज्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा। तो पहले टॉप वाले का एंगल आ रहा है tan अल्फा 1 या tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन 179 है नेक्स्ट। ये सबटेंस टेक्योमेट्री एक मेथड होता है टेक्योमेट्री में, उसके रिगार्डिंग है। और यहाँ पे पूछा है कि ये मेथड है हम कौन से टाइप के एरिया के लिए प्रेफर करते हैं, तो इसको अंडुलेटिंग एरिया के लिए प्रेफर किया जाता है। और ये एक बार होती है जिसके दोनों एंड पे टारगेट्स फिक्स होते हैं, कुछ इस तरीके से, जिसकी लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। ये यहाँ पे टारगेट फिक्स किए गए हैं और ये किसी ट्राइपॉड के ऊपर फिट की जाती है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है तो इस तरीके से हम दोनों जो एंड्स हैं सबटेंस बार के, उनके बीच में जो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे वो मेजर कर लेते हैं। और हमें ये डिस्टेंस उसकी सबटेंस बार की जो लेंथ है वो पहले से पता होती है। तो इसके बाद ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल हमें पता है ये b/2 होगा, ये डिस्टेंस s/2 होगी। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के यहाँ पे d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, दूसरा ये रफ टेरेन या जिसको हम एंडुलेटिंग टेरेन भी बोलते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है। और एंडुलेटिंग या रफ एरिया में चैन और टेप से ज्यादा एरर आती है। तो इस टाइप के केस में सबटेंस बार मेथड को यूज किया जाता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए गए, नहीं पूछा जाता, बस यही क्वेश्चन काफी सारी बुक्स में गिवन है कि कौन से टाइप के एरिया के लिए इसको हम प्रेफर करते हैं। तो आप अगर ये भी याद रख सको एंडुलेटिंग इतना भी काफी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। यहाँ पे टेक्योमेट्री में एक मेथड होता है ऑप्टिकल वेव सिस्टम, उस पे बेस्ड है क्वेश्चन। ये मेथड बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे बेस्ड नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जस्ट इतना पूछा है कि ऑप्टिकल वेव सिस्टम में हम ऑप्टिकल वेव्स को कहाँ पे फिट करते हैं टेलीस्कोप में, तो ये एक ग्लास वेज के साथ में इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी होगा और बस इतना याद रखना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। यहाँ पे पूछा है कि कोई कर्व है जो कि दो आर्क से बना हुआ है, दोनों आर्क की रेडियस है वो डिफरेंट है और दोनों के सेंटर है वो अपोजिट साइड ऑफ द कर्व है। तो ये होता है रिवर्स कर्व। तीन डिफरेंट टाइप के कर्व यहाँ पे गिवन, हम तीनों को समझते हैं। सिंपल है, कोई कांस्टेंट रेडियस का एक कोई आर्क बनाया हुआ है, तो ये होता है सिंपल कर्व, जो कि ये आर्क है, ये सिंपल कर्व है। अगर इसी टाइप से हम दो डिफरेंट कर्व लें, दो डिफरेंट आर्क लें जो कि रेडियस जिनकी डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कर्व। जैसे कि एक हमने ये आर्क लिया जिसकी रेडियस ये O1 T1 है, दूसरा हमने ये आर्क लिया जिसकी रेडियस है वो T2 O2 है, इसको बोला जाता है कंपाउंड कर्व। सेम इसी तरीके से दो कर्व हैं, बट अगर उनके सेंटर O1 और O2 अपोजिट साइड है तो उसको बोला जाता है रिवर्स कर्व। जैसे कि ये रिवर्स कर्व है, एक तो ये कर्व है यहाँ पे, दूसरा ये कर्व है। सेकंड वाले कर्व का सेंटर O2 है, फर्स्ट वाले कर्व का सेंटर O1 है और ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसको बोला जाता है रिवर्स कर्व। फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन में वर्टिकल कर्व, तो कोई भी कर्व जो कि वर्टिकल प्लेन में है उसको वर्टिकल कर्व बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 182। 182 में पूछा गया है कि किसी कर्व को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम रेडियस ऑफ कर्व के बेसिस पे कर सकते हैं या फिर हम डिग्री ऑफ कर्व के बेसिस पे कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कर्व दो डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। डिग्री ऑफ कर्व में एक स्पेसिफाइड कोड लेंथ का मेथड होता है, जिसमें कि एक स्पेसिफाइड लेंथ होती है, कहीं पे ये 100 फीट होती है या फिर 10 मीटर होती है, या फिर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट भी गिवन हो सकता है। तो 100 फीट लेंथ है वो स्पेसिफाइड लेंथ है, इतनी लेंथ की कोड सेंटर पे जितना डिग्री का एंगल बनाएगी वो होता है डिग्री ऑफ कर्व। सेम इसी तरीके से अगर हम 100 फीट का आर्क ले लें, माइनर सा डिफरेंस होगा कोड और आर्क की लेंथ में, तो 100 फीट लेंथ का अगर हम आर्क लें तो वो सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसको भी डिग्री ऑफ कर्व बोला जाता है। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें
ए में बोला ऑफ एनी लेंथ, तो एनी लेंथ नहीं है, स्पेसिफाइड लेंथ है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग चूज करके करते हैं, जैसे हाईवे का अलग है, रेलवे का अलग है। बी में है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ, ये सही है, बट हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। सी में है रेडियस ऑफ द कर्व, डी में है कर्वेचर ऑफ द कर्व, तो डी तो गलत हो गया। बी और सी में देखें तो सी ज्यादा एक्यूरेट है। बी में इसने बोला तो है, बट ये तो एक ही मेथड है, इसके अलावा डिग्री ऑफ कर्व का दूसरा मेथड भी था जो कि कोड की लेंथ के बेसिस पे था, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो बी और सी में फिर ज्यादा एक्यूरेट है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 183, पिछले क्वेश्चन में हमने जो डिग्री ऑफ कर्व के बारे में डिस्कस किया, ये भी उसी पे बेस्ड है, इससे आपको और भी अच्छे से डिग्री ऑफ कर्व है वो क्लियर होगा। गिवन है हमें कि एक सिंपल सर्कुलर कर्व है जिसकी 300 मीटर रेडियस है, लेंथ ऑफ इट्स स्पेसिफाइड कोड, जो हम पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 100 फीट भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, वेरी करता है, बट वो स्पेसिफाइड होता है। तो यहाँ पे वो स्पेसिफाइड कोड लेंथ है वो 30 मीटर है, और उस केस में डिग्री ऑफ कर्व हमसे पूछा गया है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये कोड की लेंथ, ये आर्क है, हमें ये कोड की लेंथ गिवन है, इस कोड की लेंथ है वो 30 मीटर है, तो सेंटर पे अगर वो डी डिग्री का एंगल बना रही है तो डी है वो डिग्री ऑफ कर्व हो जाएगा। मतलब हमसे डी पूछा गया है कि 30 मीटर की कोड जिसकी रेडियस 300 मीटर है, ऐसा एक आर्क है, वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से जो डी डिग्री का एंगल है हम उसको बाइसेक्ट करेंगे। अब हम ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ए बी सी, इस ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं कि साइन डी बाई 2 विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 300 मीटर परपेंडिकुलर अपॉन ये वाली डायमेंशन, ये रेडियस है 300 मीटर। यहाँ पे अब डी जो है वो काफी स्मॉल है, तो अगर डी स्मॉल है तो हम अजम्पशन लेते हैं कि डी बाई 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं साइन डी बाई 2 के। तो अगर हम साइन डी बाई 2 की जगह डी बाई 2 रिप्लेस करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डी निकालना है और डी को हमें बाहर लेना होगा, तो हम ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो अब डी बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 300, डी के इक्वल आ जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 300। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, डिग्री ऑफ कर्व हमेशा डिग्री में डिफाइंड होता है, और इस टाइप से अगर हम कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा रेडियन में आती है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 आ जाएगा, और ये 36 अपॉन 2 पाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5.73 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफी सारे स्टूडेंट याद रखने का ट्राई करते हैं, सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 184 है नेक्स्ट, जो कि पिछला क्वेश्चन जो 183 था वैसा ही है सेम। वहां पे हमने डिग्री कैलकुलेट किया था डी, यहाँ पे डी और आर गिवन है और हमें स्पेसिफाइड कोड लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। तो सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ए बी यहाँ पे एक कोड है, इसकी लेंथ को हम एल से डिनोट कर देते हैं। डी यहाँ पे एंगल बना रहा है, डी डिग्री का, ए बी की कोड है वो स्पेसिफाइड कोड है, वो सेंटर पे एंगल बनाती है, वो डिग्री ऑफ कर्व होता है जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये वाला एंगल है ये डी हो जाएगा। हमने इसकी एक बाइसेक्टर प्लॉट की, तो ये भी डी बाई 2 हो गया, इधर वाला एंगल भी डी बाई 2 हो गया। अब ए बी अगर एल है तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एल बाई 2 हो जाएंगे। अब सिंपल हम ट्राइंगल जो ए सी ओ है उसमें साइन की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें साइन डी बाई 2 इक्वल होगा ए सी अपॉन रेडियस, यहां से ए सी आ जाएगा आर इंटू साइन डी बाई 2। ये रेडियस है तो ये वाली भी रेडियस है, आर इंटू साइन डी बाई 2। ए सी आर साइन डी बाई 2 है तो ए बी हो जाएगा इसका ट्वाइस, तो 2r इंटू साइन डी बाई 2। 2r को हम डाया लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द कर्व इंटू साइन ऑफ हाफ ऑफ द डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 185।
क्वेश्चन 185 में पूछा है कि किसी कर्व का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा एंगल होता है। पहले हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि सिंपल सर्कुलर कर्व में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी लाइंस होती हैं। तो ये कर्व है T1 C T2, इसके लिए हम डिफरेंट लाइंस मार्क करेंगे। ये जो T1 से T2 के बीच में डायरेक्ट जो हम लाइन बना रहे हैं इसको बोला जाता है लॉन्ग कॉर्ड। इसके बाद अगर जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट T1 है जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है उस पे अगर हम कोई टेंजेंट मार्क करें तो उसको बोला जाता है बैक टेंजेंट। लास्ट वाला जो पॉइंट है T2, अगर यहाँ पे हम कोई टेंजेंट मार्क करें तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड टेंजेंट। जो कर्व के एंड पॉइंट पे जो है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड टेंजेंट। और फॉरवर्ड टेंजेंट जो कि ये वाली है, बैकवर्ड टेंजेंट जो ये वाली है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये जो डेल्टा, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं एक बार ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। सी में गिवन है फॉरवर्ड टेंजेंट एंड लॉन्ग कॉर्ड, तो ये तो गलत हो गया। टेंजेंट और टेंजेंट के बीच का जो फॉरवर्ड टेंजेंट है और बैकवर्ड टेंजेंट है उनके बीच का एंगल था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। डी भी गलत हो गया। अब ए और बी दो ऑप्शन बचते हैं। ए में गिवन है बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच का एंगल। बी में गिवन है प्रोलोंगेशन ऑफ बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। और ये दोनों ही काफी सेम से स्टेटमेंट हो गए। जैसे कि ये वाली लाइन है ये टेंजेंट है, बैकवर्ड वाली ये वाली है फॉरवर्ड वाली। तो स्टेटमेंट ए में जो गिवन है वो भी सही है। वैसे दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है और टेंजेंट की कोई लेंथ डिफाइंड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ए से यहां तक कोई हम टेंजेंट बोलेंगे। बुक में जब इसने बैकवर्ड टेंजेंट को डिफाइन किया तो इसने AT1 मेंशन किया है वहां पे कि AT1 जो लाइन है वो बैकवर्ड टेंजेंट है। इसी तरीके से ये बी पॉइंट मार्क करके कि BT2 है वो फॉरवर्ड टेंजेंट है। और इस हिसाब से तो देखें तो हम इस टेंजेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। बट आइडियली हम टेंजेंट की डेफिनेशन देखें तो टेंजेंट की इतनी कोई लेंथ डिफाइंड नहीं है। जैसे कोड की लेंथ डिफाइंड है यहां से लेके यहां तक होगी। अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम इसको प्रोलॉन्ग कर लें, लेकिन टेंजेंट के केस में ऐसा नहीं है। दूसरा, बुक में जब उसने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को डिफाइन किया है तो वहां पे इसने प्रोलॉन्गेशन वर्ड नहीं यूज किया है। वहां पे इसने टेंजेंट कंसीडर की है कि जो AV' टेंजेंट है और ये बी से लेके ये वाली जो टेंजेंट है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सेफ आंसर है वो ऑप्शन ए है। पहला तो रीजन ये है इसका कि टेंजेंट की कोई लेंथ डिफाइंड नहीं है कि हम उसको प्रोलॉन्ग करने की बात करें। दूसरा ये कि बुक में भी उसने प्रोलॉन्गेशन का वर्ड नहीं यूज किया, तो काफी जगह बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 भी इसी डायग्राम के रिगार्डिंग है। यहाँ पे भी एंगल डेल्टा की ही बात हो रही है, पे यहाँ पे इसने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोला है। इस कर्व में जब हम देखें तो पहले तो थी वो डायरेक्शन ये थी, पहले AT1 की डायरेक्शन में था। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हाईवे का कर्व है तो पहले हमारी हाईवे की डायरेक्शन AT1 की डायरेक्शन में थी और अभी हमारे हाईवे की डायरेक्शन हो गई है। तो हम कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं तो वो निकालने के लिए हम इस लाइन में एक डायरेक्शन में लाइन बनाएंगे और इस डायरेक्शन में लाइन बनाएंगे कि पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे और अब हमारी डायरेक्शन हो गई है, तो कितना डिफ्लेक्ट हुए हम, तो वो भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा डेल्टा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक है, वो सिर्फ इसी पॉइंट को बोला जाता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आप किसी और पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे इस पॉइंट के लिए भी आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो कि यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ और इस वाले टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे रिलेशन पूछा है कि रेडियस अगर r है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा है, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व। मतलब हमसे ये वाली लेंथ पूछी है T1 से लेके कर्व के अलोंग हम T2 तक लेंथ मेजर करें, तो ये लेंथ हमसे पूछी गई है। ये लेंथ हम निकाल सकते हैं अगर हमें सेंटर वाला एंगल पता हो, क्योंकि हमें पता है आर्क इक्वल होता है r इंटू थीटा। बट ये वाला एंगल हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ ये एंगल पता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा। अब इन दोनों एंगल में एक रिलेशन होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो क्वाड्रेटिकल बन रहा है V T1 O T2, इस पे फोकस करो आप एक बार। ये लाइन एक साइड है, ये लाइन दूसरी साइड है क्वाड्रेटिकल की, ये थर्ड साइड हो गई
और ये फोर्थ साइड हो गई। इनमें से दो एंगल है वो 90 डिग्री है। एक तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, और सेम सिचुएशन यहाँ पे तो है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल डेल्टा है तो बचा हुआ एंगल होगा 180 माइनस डेल्टा, और ये वाला एंगल मिला के 180 बनाएंगे क्योंकि इन दोनों का सम तो 180 आ रहा है, चारों का सम 360 होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 बनाएंगे। वो कब पॉसिबल होगा? जब ये वाला एंगल है वो टोटल एंगल है वो डेल्टा होगा, तो इन दोनों का सम है वो 180 हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, ये एंगल और ये एंगल है दोनों सेम होते हैं। अब हमसे पूछा गया है आर्क ऑफ द लेंथ और एंगल है वो डेल्टा है, तो यहाँ पे जस्ट हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे डेल्टा है वो डिग्री में है। अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है जो कि अभी डेल्टा है, वो एंगल अगर 360 डिग्री होता तो उस केस में टोटल आर्क की लेंथ होती वो पेरिफेरी होती सर्कल की, जो कि होती 2 पाई आर। 1 डिग्री के केस में होता 2 पाई आर अपॉन 360, और एंगल हमारा है डेल्टा, तो डेल्टा के केस में हो जाएगा, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 180, तो पाई आर डेल्टा अपॉन 180, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही है, सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करनी है हमें और टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा यहाँ पे गिवन है और हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड और रेडियस है वो आर है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा है तो सेंटर का एंगल भी डेल्टा होगा। लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ हमसे पूछी है, मतलब T1 T2 के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। हम इसको L से डिनोट कर देते हैं और हम एक बाइसेक्टर प्लॉट करते हैं। ये जो एंगल बन रहा है इसका एक बाइसेक्टर प्लॉट करेंगे तो ये एंगल भी डेल्टा बाई 2 हो गया और ये इधर वाला एंगल भी डेल्टा बाई 2 हो गया। हमें अब निकालना है T1D, तो हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे T1DO। इस ट्राइंगल में अब यहाँ पे हम साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू लिखेंगे। साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल होगा, अगर T1 T2 L है तो T1D और T2D ये दोनों इक्वल होंगे L बाई 2 के, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ में डिवाइड करेगी कॉर्ड को। रेडियस है वो R गिवन है, तो साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल हो जाएगा L बाई 2 अपॉन R, और यहां से L आ जाएगा 2R इंटू साइन डेल्टा बाई 2। ये L बाई 2 का 2 उधर जाएगा तो 2R साइन डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे काफी कंफ्यूजन होगा, काफी सिंपल, आप क्विकली लिख सकते हो इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 182। 182 में पूछा है कि कर्व का जो मिड पॉइंट होगा और लॉन्ग कॉर्ड है उनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे T1 और T2 के बीच में जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व है इसका मिड पॉइंट है वो C1 है, ये वाली लाइन है वो लॉन्ग कॉर्ड है, इनके बीच की डिस्टेंस लेनी है तो हमें परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेंगे। तो CD हमें अल्टीमेटली निकालना है, और CD में निकालने के लिए हमें OC पता होना चाहिए और OD पता होना चाहिए। OC में से अगर OD हम माइनस कर दें तो CD के इक्वल आ जाएगा, जो कि पूछा गया हमसे। और हमें पता है कि OC है वो तो रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये आर्क है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये हो जाएगा R माइनस OD। OD यहाँ पे निकालने के लिए हम सिंपल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ये ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे। इस ट्राइंगल में अब हमें ये वाली डायमेंशन चाहिए, जो बेस है OD ये चाहिए हमें, तो cos डेल्टा बाई 2 इक्वल हो जाएगा OD अपॉन ये वाला R, और OD इक्वल हो जाएगा R cos डेल्टा बाई 2। तो बस सिंपल OD की वैल्यू यहाँ पे हमें रख देनी है, R माइनस R cos डेल्टा बाई 2, R बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस cos डेल्टा बाई 2।
और देखते हैं हम ऑप्शंस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 189। ये कर्व की प्लॉटिंग के रिगार्डिंग है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक कर्व में क्या टर्मिनोलॉजी होती है और कौन कौन से डिस्टेंसेज होते हैं। जब हमें फील्ड में एक्चुअल में प्लॉट करना है कर्व, तो हम पूरा का पूरा कर्व एक साथ नहीं प्लॉट कर पाते, हम इसको पार्ट्स में प्लॉट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं प्लॉट करने के। जैसे कि इस कर्व को हमें प्लॉट करना है और हम यूज कर रहे हैं ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड, मतलब इस लॉन्ग कॉर्ड से हम ऑफसेट लेंगे जो कि हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट करेंगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, और उतनी लेंथ पे हम ये वाले पॉइंट्स से मार्क कर देंगे। ये पॉइंट्स मार्क करने के लिए हम पेग की हेल्प लेते हैं। ये एरो के जैसा एक लकड़ी का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एरो का यूज करते हैं वैसे इसका यूज है। ये इस तरीके से होता है, एंड्स पे शार्प होता है, तो इसको हम अंदर जमीन में लगा सके, तो जो भी हमें पॉइंट मिलता है हम उस पर ये मार्क कर देते हैं। इस टाइप से हमें पूरे कर्व के अलोंग डिफरेंट ये जो पॉइंट्स हैं ये मिल जाते हैं इस मेथड से, और फिर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कर्व बन जाता है। अब इसको हम बोलते हैं पेग। इस वाले और जो इसका नेक्स्ट एडजेसेंट वाला पेग है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है पेग इंटरवल। इसको बोला जाता है पेग इंटरवल, जैसे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है। क्वेश्चन में हमसे पूछा पेग इंटरवल, तो ये वाली डिस्टेंस है ये पेग इंटरवल हो गई। और इसी को नॉर्मल कोड भी बोला जाता है। दो पैग्स हैं या दो स्टेशंस हैं आर्क पे, कंजुगेटिव एडजेसेंट स्टेशंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको नॉर्मल कोड बोला जाता है। अगर कहीं पे हम कोई ऐसी कोड प्लॉट कर रहे हैं जो कि इससे छोटी है तो उसको बोला जाएगा सब कोड। जैसे कि दोनों पैग्स हैं, इनके बीच में हमने कोई दूसरा स्टेशन बनना, ये पॉइंट मार्क किया, और इस पॉइंट से जैसे इन दोनों के बीच में जो कोड मार्क करेंगे उसको बोला जाता है सब कोड। ये वाली हो गई लॉन्ग कोड। दो पैग इंटरवल के बीच की जो कोड है वो हो गई नॉर्मल कोड, और अगर पैग इंटरवल से भी छोटी कोई कोड है तो उसको बोला जाएगा सब कोड। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सब कोड। लास्ट क्वेश्चन 190 भी प्लॉटिंग के मेथड के रिगार्डिंग है। एक कर्व प्लॉट करने का एक मेथड होता है कि हम रेडियल डायरेक्शन में ऑफसेट्स लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि ऑफसेट होता है उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि ये कर्व है, अब हमें यहाँ पे कर्व प्लॉट करने के लिए ये पॉइंट्स चाहिए हमें कर्व के अलाउंग, जिनको हम स्टेशंस भी बोलते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम रेडियल इस डायरेक्शन में एक ऑफसेट ले लेंगे OX को सिंपल हम ज्योमेट्री के फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर टेंजेंट से रेडियस के अलाउंग, टेंजेंट से हम एक लाइन बनाएंगे रेडियस के अलाउंग, और उससे OX डिस्टेंस पे ये पॉइंट मार्क कर देंगे, और ये डिस्टेंस है T1 और D के बीच की X डिस्टेंस है। इसी तरीके से आगे दूसरा ऑफसेट भी ले लेंगे, ये जैसे रेडियस है तो इसके अलोंग, तो फिर ये वाला ऑफसेट ये जो यहाँ की डिस्टेंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेथड होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि OX कितना होगा, तो OX को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। जो ट्राइंगल यहाँ पे शो किया हुआ है T1DO, उस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में OD है उसका स्क्वायर इक्वल होगा OT1 का स्क्वायर प्लस T1D का स्क्वायर। X हमें पता है कि कितने डिस्टेंस पे हमें ऑफसेट लेना है, और OT1 हमें पता है कि रेडियस के इक्वल होगा। तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। OD यहाँ पे है वो टोटल लेंथ है और D के बीच की, जिसको हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू R प्लस OX, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस OX है और ये आर्क से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो R है। अब हम इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, तो R प्लस OX का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। हमें OX निकालना है अल्टीमेटली, तो हम दोनों साइड रूट ले लेते हैं। दोनों साइड रूट लेंगे, R को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का रूट माइनस R। अब हमें यहाँ पे आगे इसको और सिंप्लीफाई करना है। R को हम बाहर ले लेते हैं, इसमें R बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस X स्क्वायर R स्क्वायर X स्क्वायर R स्क्वायर का रेज टू पावर 1/2 माइनस 1।
अब हमें इसको एक्सपांड करना है और हमें पता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला होता है, एक्सपांशन होता है वो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। और एक्स है वो काफी छोटा है क्योंकि छोटे छोटे इंटरवल पे हम ये ले रहे हैं, तो एक्स बाई आर जो है वो काफी छोटा है, तो क्योंकि आर है वो काफी बड़ा है और एक्स है वो छोटा है, आर बड़ा है, तो ये काफी छोटी वैल्यू आएगी और इसका स्क्वायर है तो और भी छोटा होगा। तो हम इसके आगे वाली वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ 2 ही टर्म लेंगे क्योंकि ये काफी छोटी होंगी तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स, अब एन की जगह हमारा है 1/2, एक्स की जगह हमारा है एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन की जगह यहाँ पे है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के रूट को इससे रिप्लेस करेंगे तो अंदर आ जाएगा आर 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, आर बाहर है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2r और ये ओ एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे जस्ट हमने ये जो था इसको हमने यहाँ पे एक्सपैंड किया और हमने पुट कर दिया इसी इक्वेशन में, तो ओ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2r इंटू ओ एक्स। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। ये फॉर्मूला आप याद रखो थोड़ा सा, इस पे काफी सारे बेस्ट आगे फॉर्मूले हैं बट फटाफट कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2r ऑप्शन डी में आ रहा है। तो आज के लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।